आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है 4 बजे की। 4 बड़ी खबरों का रुख करते हैं पहली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में अब बजरंगबली की एंट्री हो गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान फिर कांग्रेस के खिलाफ बरसे हैं। हनुमान जयंती पर उन्होंने भाषण की शुरुआत की है बजरंगबली की जय के साथ। फिर कर्नाटक का एक किस्सा भी सुनाया है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार में हनुमान चालीसा सुन रहे व्यापारी को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया था। इनके राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो गया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अमेठी में चुनाव प्रचार करने आई केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के बोल तब बिगड़ गए जब उन्होंने कांग्रेस की तुलना लंका से कर दी। उन्होंने कहा 20 मई को मतदान करके हम प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के भ्रष्ट लंका में पूंछ से आग लगानी है। का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। हमको बनना है, सही कह रहे हैं। 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगाना और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है। राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है, सही कह रहे हैं। बजरंगबली की खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, पीएम के इस बयान का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं कि हर रैली में जाकर के जो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, 10 साल में उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ उनका रोड मैप है, घोषणा पत्र में क्या कुछ है, और इसके बाद अब धीरे धीरे राम मंदिर और अब बजरंगबली का नाम भी सामने आने लगा है। तो जाहिर तौर से जितनी भी तरीके आजमाए जा सकते हैं वोटरों को लुभाने के लिए, वो सारे तरीके करीब आजमा चुकी है। विरोधी पार्टियां भी इसी चीज में लगी हुई है कि किसी तरीके से मोदी की कार्ड जो है वो निकाली जा सके। प्रधानमंत्री जिस तरह से मंचों पे नई नई चीजें उठाते हैं, नए जिस तरह से उपलब्धि की बात करते हैं, या फिर जिस तरह से उन्होंने क्या कुछ किया है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो इन सब चीजों को जिस तरह से मंचों पर जा करके अपनी उपलब्धियों में शामिल बताते हैं, तो तमाम ये चीजें बताती हैं कि किस तरीके से अब भगवान का भी सहारा बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। साफ तौर से जिस तरह से बीजेपी के पास कभी यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति थोड़ा साफ नजर आता है। तो जाहिर तौर से विपक्षियों के लिए बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी ओजस्वी वाणी से तमाम बातों को काट देते हैं और जिस तरह से बजरंगबली का नाम याद ले रहे हैं हनुमान जयंती पे, तो जाहिर तौर से वोटरों को लुभाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ रहे हैं। अब विपक्षी इसकी क्या काट निकालते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि तमाम जो हथकंडे विपक्ष आजमा रहा है उनके कहीं काम नहीं आ रहे हैं। तो साफ तौर से प्रधानमंत्री की बात करें या बीजेपी जी, क्या ऐसी बयानबाजी से वोटों के बंटवारे में भूमिका निभाएगी अनुराग? हनुमान चालीसा के बहाने बरसे पीएम मोदी। 20 मई को मतदान करके हम प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बनेंगे, ये कहा है स्मृति ईरानी ने। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में पूंछ से आग लगानी है।
हनुमान स्मृति ईरानी ने लंका से की है कांग्रेस की तुलना। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में अब बजरंगबली की एंट्री हो गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान फिर कांग्रेस के खिलाफ बरसे हैं। अनुराग, क्या ऐसी बयानबाजी से वोटों के बंटवारे में भूमिका निभाएगी बीजेपी? देखिए, वोटों के बंटवारे की बात तो साफ तौर पे है। जिस तरीके से आप देखिए, अमरोहा में जो पिछला चुनाव था 2019 का, उसमें 8 में से जो 7 सीटें थी बीजेपी के पास रही थी। इकलौती सीट थी अमरोहा की जो बीजेपी जीत नहीं पाई थी, और उसको लेकर के रस्साकसी चल रही है। और जिस तरीके से आज वहां पर पहुंचे, उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि विरोधी जो है वो अपनी तरफ से सारे प्रयास वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान जो है उनको बांट के देखा जाए। लेकिन जिस हमारे देश का जो उनका जो विजन है, साफ तौर से ये है सबका साथ और सबका विकास, उसी की कड़ी में वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो 2024 का विजन है, 2024 का विजन नहीं है, 2045 तक का विजन है। और ये सबके सामने रखा उन्होंने किस तरीके से कि पिछली सरकारें किस तरीके से काम करती थी। ये भी गिनाया कि अभी तक जो बीजेपी से पहले 2014 से पहले किस तरीके से कांग्रेस की सरकारें अपने सिर्फ अपने पक्ष में और एक परिवार के तरीके से काम कर रही थी, एक परिवार के हित में काम कर रही थी, उसको देश से कोई लेना देना नहीं था। ये सारी बातें सबके सामने रखी गई। साथ ही कहा गया कि जो लोग हैं, जो आम आदमी है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, समुदाय विशेष से कोई ऐसा कोई खास जुड़ाव नहीं है। सबके साथ सबका साथ सबका विकास जैसी स्थिति है, इसलिए सबके लिए वो काम कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं है, जो सब्जियां है, उसका फायदा सबको मिल रहा है। जो भी लाभार्थी है, जो पात्रता रखते हैं, वहीं तक वो पहुंचे हैं। अंतिम आदमी तक उन्होंने लाभार्थी को सुना है और उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या उज्ज्वला योजना की बात की जाए, ये सारी योजनाएं सभी वर्गों के लिए है, किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं है। और जो पिछली योजनाएं पिछली सरकारों में चलती रही हैं, उनका उद्देश्य ही एक खास वर्ग को प्रभावित करने का था। तो साफ तौर से जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने ये निर्देश कहा है कि जो लोगों के बीच बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो विपक्ष है, और विपक्ष की बातों में नहीं आना है और बीजेपी को एक बड़ी की ओर आगे लेके जाना है। क्योंकि अमरोहा की जो सीट है वो खासा मायने रखती है। और साफ तौर पे जिस तरह से प्रधानमंत्री हो या योगी आदित्यनाथ हो, अमरोहा को लेकर खासे संघर्षशील भी दिखाई देते हैं और गंभीर भी दिखाई देते हैं। अनुराग, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर शुरू हुई सियासत में पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को सीएम योगी ने कांग्रेस पर देश और हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने कहा कि इनके समय में जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर हमला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना क्यों चाहते हैं? में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे? देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा। और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। लोकसभा चुनाव 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर शुरू हुई है सियासत में पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को सीएम योगी ने कांग्रेस पर देश को हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम बांटने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं।
सीएम योगी ने कहा कि इनके समय में जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर हमला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना क्यों चाहते हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस बीच अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसान परेशान हैं। अब समय आ गया है, संविधान पर बात होगी। बीजेपी गारंटी नहीं, घंटी देती है। सभी परीक्षाओं के पेपर लीक कराए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि नौकरी न मिले। सरकार की नीयत नौकरी देने का नहीं है। 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जिन्हें मौका दिया गया जीत करके गए। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, और जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों और 10 साल का हिसाब किताब दें। 10 साल का हिसाब किताब दें। वैसे चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं। चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस बीच अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसान परेशान हैं। अब समय आ गया है, संविधान पर बात हो। बीजेपी गारंटी नहीं, घंटी देती है। सभी परीक्षाओं के पेपर लीक कराए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि नौकरी ना मिले। सरकार की नीयत नौकरी देने की नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी गारंटी नहीं, घंटी देती है। सभी परीक्षाओं के पेपर लीक कराए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि नौकरी न मिले। सरकार की नीयत नौकरी देने की नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या मोदी की गारंटी के सामने अखिलेश के दांव भारी पड़ेंगे? बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तो लगातार अखिलेश यादव इस समय दौरे पर दौरे कर रहे हैं। चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो। तो आज अलीगढ़ में उनका दौरा भी था और उस अलीगढ़ के दौरे में उन्होंने साफ साफ कह दिया, बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने बोला कि बीजेपी जो है लगातार किसानों और युवाओं के साथ धोखा कर रही है, छल कर रही है। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी जो है किसानों के ऊपर कार्य हो चुकी है और उसके अलावा जो युवा है, हमारे देश के युवा हैं, युवाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। युवाओं के साथ जो परीक्षाएं कराती है, परीक्षाओं लीक कराने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अखिलेश लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन भी लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। सपना जी, पश्चिम में अखिलेश के पीडीए का क्या असर पड़ेगा? सपना, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की पश्चिम में पीडीए पर असर करने की, तो बिल्कुल बात सही। जिस तरीके से पश्चिम में राजपूत और ब्राह्मण तबका जो नाराज है, और दूसरी चीज आपको बता दें कि पीडीए को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो पीडीए को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के पक्ष में पीडीए नजर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें कि पहला फेज का चुनाव जो हुआ है, पहले फेज के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी जिस तरीके से मायूस हुई है, उसको देखकर साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सपना जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ की धरती से बड़ा ऐलान किया है। मेरठ के अलीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरठ में हाईकोर्ट बेंच लाने का पूरा प्रयास करेंगे।
मायावती ने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई और इस सरकार के झूठ और जुमलेबाजी के प्रलोभन भरे हवाई दावे में जनता नहीं आई तो सरकार बसपा की ही बनेगी। और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि आप लोगों की लंबे अरसे से ये मांग रही है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की जो बेंच है तो वो आपके मेरठ में भी बननी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार लखनऊ में बेंच बनी है उसी तर्ज पर आपके मेरठ में भी बेंच बननी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जब हमारी पार्टी केंद्र की सत्ता में आ जाएगी तो इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके अलावा आपका जो पश्चिमी यूपी है तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने के लिए हमारी पार्टी शुरू से ये चाहती है कि पश्चिमी क्षेत्र को मिलाकर अलग से स्टेट बनाया जाए। हमने असेंबली से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र की सरकार के पास भेजा था, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसे अमल में नहीं लाया। जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके पश्चिमी यूपी को अलग से स्टेट बनाया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर अलग राज्यों की मांग उठाई जा रही है, इसे कैसे देखते हैं अभिनव? बिल्कुल सपना, देखिए बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने आज एक रैली की मेरठ में, अलीपुर में, जहां उन्होंने कहा कि बसपा सरकार बनने पे जो हाईकोर्ट है उसको मेरठ में शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई और चुनाव निष्पक्ष हुए तो बहुजन समाज पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी और इस बार बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी यूपी में जो है खास विकास के लिए अलग इसको राज्य बनाएगी। आपको बता दें पहले भी बसपा ने पश्चिमी यूपी के राज्यों में, पश्चिमी यूपी के कई जिलों में उत्तर प्रदेश में काफी विकास किया। चाहे हम नोएडा की बात करें, चाहे हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तमाम जिले जो पश्चिमी यूपी में आते हैं, दिल्ली से सटे इलाके हैं, वहां पे बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी विकास किया था। लेकिन एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी इस बार इसी को लेकर चुनावी मैदान में जा रही है, विकास कार्य को लेके, और लगातार पश्चिमी यूपी में उसने अलग राज्य बनाने को लेके एक बड़ा दावा किया है। पश्चिमी यूपी के कई नेता इसको पहले भी मांग करते रहे हैं, अलग राज्य बनाने को पश्चिमी यूपी को। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी का ये जो प्लान है ये चुनाव में कितना कामयाब होता है और बहुजन समाज पार्टी इसका कितना फायदा उठा सकती है। पूर्वांचल में लगातार राज्यभर एक और अलग राज्य बनाने की बात करा करते हैं, तो वहीं पश्चिमी यूपी में इस बार मायावती ने मंच से एक बड़ी बात कही है जिसको वो चुनावी कैंपेन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और पश्चिमी यूपी की जो जनता है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दे और उनको एक अलग नया राज्य बनाने की जो बात है वो पूरी की जाएगी। ईवीएम का जिक्र किया है, देखा जाए तो रोना शुरू कर दिया है, तो इस पर क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ईवीएम को लेकर तमाम विपक्षी दल लगातार जो है आरोप लगाते आए हैं। हालांकि ईवीएम को लेकर कई बार न्यायालयों में सुनवाई भी हुई, लेकिन कभी भी कोर्ट ने इस पे कोई आदेश नहीं दिया। बहरहाल पहले चरण का मतदान हो चुका है, वो ईवीएम से हुआ है और ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां चाहे जितना अब रोना रोए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लगातार जो कोर्ट ईवीएम के साथ है और लगातार इस तरह के मामलों को कोर्ट खारिज कर देता है सुनवाई करने से। ईवीएम के तहत ही चुनाव हो रहा है। हालांकि मायावती ने ईवीएम को लेकर एक बात जरूर कही कि अगर ईवीएम में कोई बेईमानी नहीं हुई तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो गए हैं उसके पहले से ही चुनाव प्रचार में देखिए मायावती लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रही है और देखने वाली बात रहेगी कि उनका ये जो एक बड़ा बयान है पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाने से, इससे पश्चिमी यूपी में उनको कितना मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी जो चुनाव होना है दूसरे चरण का वो पश्चिमी यूपी के ही जिलों में होना है। तो जी अभिनव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है,
मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।